नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। जो केमिस्ट्री के अपन ने सीरीज चलाई हुई है, आज अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होने वाला है, जिसमें 15 मिनट में 15 क्वेश्चन अपन फास्ट तेजी के साथ करेंगे और रैपिड फायर खेलेंगे। हाँ, एक्स्ट्रा जो भी 1-2 क्वेश्चन बनेंगे बिल्कुल अपन उनको साथ में करते हुए चलेंगे। ओके, चलिए आज का इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन ये देखो, द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ रस्ट इज। जंग का रासायनिक संगठन क्या है बेटा? आपसे पूछा जा सकता है कि भैया ये बताओ जंग का फॉर्मूला क्या है। तो देखो, जंग का फॉर्मूला फेरस ऑक्साइड बेटा ये होता नहीं है, एक्चुअली में O3 बेटा होता नहीं है, Fe2O3.XS2O, ये परफेक्ट है। अगर कभी भी आपसे जंग का पूछ लेता है फॉर्मूला होता है तो आपको ऑप्शन नंबर सी वाला ही सिलेक्ट करना है। एक और बात ध्यान रखना बेटा, जो जंग लगता है, जंग को हटाने के लिए एक प्रोसेस करते हैं, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण। क्या करते हैं? हिंदी में बोला जाता है इसको गैल्वेनीकरण। और गैल्वेनीकरण में किसका उपयोग करते हैं? गैल्वेनीकरण में हम लोग उपयोग करते हैं जिंक का। मतलब हम लोग लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा देंगे ताकि क्या ना हो, इसमें जंग ना लगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है, द वेट ऑफ आयरन ऑन रस्टिंग। जंग लगने पर लोहे का वजन घटेगा, बढ़ेगा या कोई भी चेंजेस नहीं होगा? तो एक बात बताओ मुझे, एक लोहा है, इस लोहे का वेट मान लीजिए पहले था 1 kg, और जैसे ही इस पर बेटा कोई भी रस्ट आई, और रस्ट आई तो इसमें से कोई चीज हटी थोड़ी है, इसके ऊपर ही जमा हुई है ना। और जब कोई भी चीज यहाँ पर जमा हो रही है तो डेफिनेटली इसका वेट बढ़ेगा। इसका वेट क्या होगा? बढ़ेगा। हाँ, क्वालिटी जरूर घट जाएगी, क्वालिटी जरूर घट जाएगी, लेकिन अगर वेट की बात करेगा तो डेफिनेटली है वेट कैसा होगा? बढ़ेगा मेरे भाई। यहाँ पर आपको बिल्कुल गलती नहीं करना है कि जंग लगने से कभी भी वेट घटेगा, हमेशा बढ़ेगा वेट। आगे आ जाओ भाई, कोई चीज हट थोड़ी रही है, हमेशा वो चीज बढ़ ही रही है ना। अगला आ जाओ, ओजोन लेयर विच एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओजोन परत जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किस में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल में। सर कहां पर है ऑप्शन में? सर ऑप्शन नंबर डी में, समताप मंडल में। होता क्या है एक्चुअली में, आप थोड़ा सा समझो कि ये है सूरज जी, और सूरज जी ने यूवी रेज निकाली, पराबैंगनी किरणें निकाली, और ये अगर पृथ्वी तक पूरी पहुंच गई तो भैया हमको स्किन कैंसर हो जाएगा। तो हमारे समताप मंडल में एक लेयर है, इसी को बोला जाता है O3 यानी ओजोन परत, और नीचे हम खड़े हैं, कभी पूछा जाता है कि भाई इनके अंदर क्या है? छिद्र हो चुके हैं, और छिद्र को बोला जाता है डेप्लीशन, और डेप्लीशन को मापते हैं डॉप्सन यूनिट में, डॉप्सन इकाई में। कभी पूछ लेता है कि ये बताओ कि हम ओजोन परत के छिद्रों को किस में मापते हैं? डॉप्सन इकाई में मापते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो ओजोन परत है वायुमंडल के किस लेयर में है? स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन गैस वेल्डिंग के रूप में उपयोग किया जाता है? गैस वेल्डिंग में किसका करेंगे? एलपीजी में तो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, हटा दो। एथिलीन फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। मीथेन गोबर गैस का मुख्य घटक है, तो बचा क्या था? एसिटिलीन। अच्छा, पूरा नाम इसका ऑक्सी एसिटिलीन है। क्या है? ऑक्सी एसिटिलीन है मेरे दोस्त, ये बात ध्यान रखिएगा, ऑक्सी एसिटिलीन होता है, ठीक है। तो अगर पूछ लेता है गैस वेल्डिंग में किसका उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। हालांकि एसिटिलीन ही कार्बाइड से मिलकर बनी हो, तो फलों को पकाने के लिए केवल एसिटिलीन का भी उपयोग करते हैं। अगला देखो, ये क्या लिखा है? ओजोन लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज इंपॉर्टेंट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट। पृथ्वी के वायुमंडल की ओजोन परत जीवित चीजों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाई हमारे समताप मंडल में एक लेयर है। मैंने अभी कुछ समय पहले क्वेश्चन में बताया था कि हमारे समताप मंडल में एक लेयर है O3 ओजोन परत। वो हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है? क्योंकि भैया वो सूरज से निकलने वाली यूवी रेज को, पराबैंगनी किरणों को क्या कर रही है? एब्जॉर्ब कर रही है। तो भैया यही है, पराबैंगनी किरणों को प्रवेश को रोकती है। बिल्कुल सही बात है। प्रिवेंट द एक्सरे नहीं बेटा, एक्सरे को थोड़ी रोकेगी, किसको रोकेगी? अल्ट्रावायलेट रेज को रोकेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला ही ठीक है, बाकी आगे जाने की जरूरत आपको है नहीं। आगे आ जाते हैं। अच्छा, कभी पूछा जाता है कि ओजोन परत में छिद्र किसके कारण हो रहे हैं? भाई ये सूरज जी हैं, उसने क्या रिलीज की है, या फिर क्या निकाले? यूवी रेज। बेटा यहाँ पर जो छिद्र हो रहे हैं ना इस ओजोन परत में O3 में, ये किसके कारण हो रहे हैं? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस गैस का दूसरा नाम होता है फ्रियोन। तो फ्रियोन गैस के कारण हमारे ओजोन परत में छिद्र हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट बैन कर चुकी है इसको। अगला आ जाओ, कोबाल्ट इज एसोसिएटेड विथ। कोबाल्ट किससे जुड़ा हुआ शब्द है?
भैया एक बात बताओ, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? बोलोगे गुरुजी साइनोकोबालमिन है। अरे कौन सा है दोस्त? साइनोकोबालमिन है। और साइनोकोबाल में देखो कोबाल लिखा हुआ है, इट मीन्स कोबाल्ट धातु कौन से विटामिन में होती है? विटामिन B12 में होती है। ग्रोथ हार्मोन क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है GH। अगर ये जरूरत से ज्यादा बन जाए तो आदमी जरूरत से ज्यादा लंबा हो जाता है, और अगर ये कम बने तो ध्यान रखिएगा आदमी ड्वार्फ हो जाता है, यानी कि बौना हो जाता है। क्या हो जाता है? बौना हो जाता है। आगे हीमोग्लोबिन तो भैया RBC के अंदर पाया जाता है, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ढोता रहता है पूरे ब्लड में, यही काम है, और खून को लाल रंग देने का काम है। इंटेस्टाइनल एंजाइम कंप्लीट डाइजेशन करते हैं छोटी आंत में। अगला, द हैंडल ऑफ प्रेशर कुकर इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, इट शुड बी मेड अ नॉन कंडक्टर ऑफ हीट, द प्लास्टिक यूज्ड देयर इज द फर्स्ट मैन मेड प्लास्टिक विच इज। प्रेशर कुकर में जो हैंडल होता है ना, वो हीट का कुचालक होता है, मतलब ज्यादा हीट नहीं उसमें दौड़ती, और ना ही उसमें ज्यादा करंट तो दौड़ता नहीं है, सीधी सी बात है। तो वो कौन से प्लास्टिक का बना होता है? लेकिन वो प्लास्टिक ना फर्स्ट क्या होना चाहिए? वहां लिखा है प्लास्टिक पहला मानव निर्मित प्लास्टिक होना चाहिए। तो बेटा पॉलीथीन का तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो हीट जाएगी। सर टेरेलिन भी नहीं हो सकता, नायलॉन से तो रस्सियां बनाई जाती हैं। कौन बचा? बेकेलाइट। कौन बचा? बेकेलाइट। ठीक है, अच्छा बेकेलाइट होता है। ये स्विच बोर्ड होते हैं ना, स्विच बोर्ड, ये भी बेकेलाइट के बने होते हैं। जो प्रेशर कुकर का जो हैंडल होता है, जो ब्लैक कलर का पीछे लगा होता है, वो भी किसका बना होता है? बेकेलाइट का बना होता है। ये पॉलीमर में पढ़ोगे आप। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज रिलीज मोस्टली फ्रॉम लैंडफिल इन अर्बन एरियाज। निम्न में से कौन सी शहरी क्षेत्रों में लैंडफिल में सबसे अधिक गैस निकलती है? बेटा कचरे से निकलने वाली सबसे ज्यादा लैंडफिल गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, मीथेन है, या ऑक्सीजन? देखो ऑक्सीजन तो पॉसिबल है नहीं, अच्छा नाइट्रोजन भी पॉसिबल है, हाइड्रोजन ज्वलनशील होती है, तो बचा क्या था बेटा? मीथेन। मीथेन भी हालांकि ज्वलनशील ही होती है। कैसी होती है? ज्वलनशील होती है। लेकिन लैंडफिल से जब बात करेगा तो डेफिनेटली आपको मीथेन ही लगाना है। हालांकि मीथेन गोबर गैस की मुख्य गैस होती है, और CNG की भी मुख्य गैस होती है। CNG की भी मुख्य गैस और गोबर गैस की भी मुख्य गैस किसको माना जाता है? मीथेन को माना जाता है। ये बात ध्यान से सुने रहिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाओ, द एलिमेंट कॉम्पोजिशन ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी बाय मास इज। द्रव्यमान के हिसाब से एक वयस्क मानव शरीर की तात्विक संरचना, पहला ऑक्सीजन ही लगाना बेटा, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ही हो जाएगी। मास के आधार पे पूछा है तो सबसे ज्यादा किसके? हाँ संरचना के आधार पे पूछता तो डेफिनेटली फिर हम लगा सकते थे कार्बन से। तो यहाँ पर ऑक्सीजन, फिर उससे कम कार्बन, फिर उससे कम हाइड्रोजन, देन उससे कम कैल्शियम। ये बात याद रखना, मास के आधार पर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो, मिथाइल आइसोसाइनेट जो दिसंबर 1984 में भोपाल में आपदा में शामिल हुई थी, उसे यूनियन कार्बाइड कारखाने में किसके उत्पादन के लिए रखा गया था? बेटा 2 से 3 दिसंबर की रात 1984 में 1984 में रात के लगभग 2 बजे गैस रिलीज हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसको मिक गैस कहा जाता है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस कहा जाता है। तो वो गैस थी, वो किसके लिए थी? डाई के लिए थी, डिटर्जेंट के लिए थी, विस्फोटक के लिए थी, कीटनाशक? बेटा वो बहुत खतरनाक कीटनाशक था, पेस्टिसाइड था, इसीलिए तो कई लोगों की वहां पर डेथ हुई थी और आसपास का बहुत सारा क्षेत्र प्रभावित हो गया था। अगला आ जाओ, द pH वैल्यू ऑफ सैंपल ऑफ मल्टीपल डिस्टिल्ड वाटर इज। आशुद्ध जल का pH मान कितना होता है? डिस्टिल्ड वाटर का pH मान लगभग 7 के करीब होता है बेटा, 0 नहीं, 14 नहीं, वेरी नियर टू 0 बिल्कुल नहीं, वेरी नियर टू 7, क्योंकि आशुद्ध जल इज अ वेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें करंट फ्लो नहीं होता, फ्री आयंस नहीं होते, तो pH डेफिनेटली कितना होगा? 7 के करीब ही होगा। आप बिल्कुल सिंपल सी बात बोलो कि जो बैटरी में पानी यूज हो रहा है वो आशुद्ध जल ही है, डिस्टिल्ड वाटर ही है। अगला लिखा है, ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द कंटामिनेशन ऑफ। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके संदूषण के कारण होता है? एक बीमारी है ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसमें बच्चा क्या हो जाता है? नीला पड़ जाता है। एक्चुअली में बच्चे को जब हम नाइट्रोजन वाला भोजन ज्यादा खिलाते हैं ना, तो वो हीमोग्लोबिन को रिप्लेस करके वहां पर नाइट्रोजन बैठ जाता है और बच्चा नीला पड़ना शुरू करता है। और हमारे बॉडी में नाइट्राइट के रूप में होता नहीं है, हमारे बॉडी में नाइट्रेट के रूप में होता है नाइट्रोजन। किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में। तो यदि छोटे बच्चों को, जो बेबी होते हैं, उनको अगर आपने ऐसी चॉकलेट खिलाई जिसके अंदर नाइट्रोजन ज्यादा था, तो नाइट्रेट वाले पदार्थ उसके बॉडी में चले जाएंगे और हीमोग्लोबिन को रिप्लेस करके वहां बैठ जाएंगे, बच्चा नीला पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पीएल इज अ हार्ड ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस विद इन द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ अ मोलस्क, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पीएल। मोती एक कठोर वस्तु है जो मोलस्का के कोमल ऊतकों के भीतर उत्पन्न होती है, निम्नलिखित में से कौन सा मोती का मुख्य घटक है? भैया मोती का जो मुख्य घटक है वो कौन सा है? अगर ये भी नहीं है तो भैया पढ़ना लिखना छोड़ दो। मोती का अगर आपसे घटक नहीं है
पता तो बिल्कुल इसको क्या कर दो, पढ़ना लिखना छोड़ दो बेटा। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम ऑक्साइड होता नहीं है बेटा, कैल्शियम नाइट्रेट होगा नहीं, सल्फेट होगा नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। आपने देखा होगा ना मोती मोती के ऊपर जो कवच है उसका पूछा गया, तो भैया वो कैल्शियम वाला ही तो है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोगैस। हाँ ये आ गया ना, बायोगैस का मुख्य आपको कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताना, ऑप्शन A B C और D। देखो पहला है मीथेन सल्फर डाइऑक्साइड, नहीं बेटा सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो मीथेन तो है बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर B। अच्छा इधर देखो नाइट्रस ऑक्साइड होता नहीं है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता नहीं है, है ना, तो आपको बिल्कुल ऑप्शन नंबर बिना सोचे समझे क्या लगा देना है, B। हाँ गोबर गैस में एक बैक्टीरिया काम करता है मिथेनोकोकस, कौन सा काम करता है, मिथेनोकोकस। यही मिथेनोकोकस बैक्टीरिया जिसको जीवाणु कहा जाता है, इस गोबर को ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या कर देता है, सड़ा देता है और मीथेन गैस बना देता है। और मीथेन गैस लगभग 35 से लेकर 55% तक होती है, लेकिन फ्रेश गोबर हो तो 75% तक मीथेन बन सकता है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स डज नॉट कंटेन ग्लूकोज यूनिट। किसमें ग्लूकोज नहीं है, बड़ा ग्लाइकोजन ग्लूकोज का ही है, स्टार्च भी ग्लूकोज का ही है, सेल्यूलोज भी ग्लूकोज का है, रबर नहीं है बेटा। रबर तो आइसोप्रीन और नियोप्रीन है, ठीक है। इसमें भी एक प्रोसेस करेंगे बल्कनीकरण, ठीक है, क्या करेंगे, बल्कनीकरण। अच्छा एक पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने बल्कनीकरण बता दिया है क्या, अच्छा गैल्वेनाइजेशन था, ठीक है वो तो सही है। बल्कनीकरण बल्कनाइजेशन होता है बेटा, वो एक जैसा होता है। एक्चुअली में होता क्या है कि जो अपन नेचुरल रबर लेते हैं उसमें अपन सल्फर मिला के उसको क्या कर देते हैं, गर्म करते हैं, तो बल्कनाइजेशन होता है और क्या बन जाता है मेरे भाई, रबर बन जाती है, हार्ड रबर बन जाती है, जिसका उपयोग हम टायर वगैरह बनाने में करते हैं। तो भैया ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4। कैसा लगा है आपको प्रैक्टिस सेट? अगर सच में अच्छा लग रहा है, 15 मिनट 15 क्वेश्चन अगर आपके तैयार हो रहे हैं, 15 के साथ साथ 5-7 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा हो जाते हैं, 20-25 क्वेश्चन हो जाते हैं 15 मिनट में। तो थोड़ा सा स्पीड अगर डबल भी कर लोगे तो भी 7.5 मिनट में या 7 मिनट में या 5 मिनट में लगभग ये वीडियो 10-12-15 मिनट का ही बन रहा है। तो इसके बीच में आप इसको क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। कहीं भी बैठे हो 5-7 मिनट के लिए ऑन कर लो भैया, 15-20 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। बोलिए कैसा लगा आप लोगों को? भैया लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करो आप लोग कि भैया वीडियो कैसा लगा है। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।